पॉइंट यहाँ पर ये है कि kinetic energy of the emitted electron, kinetic energy of the emitted electron is independent of kinetic energy of the emitted electron is independent of intensity of incident light. ये पॉइंट हमने लिखा भी था उस टाइम पर. इनफैक्ट ये ऊपर वाले पॉइंट भी हमने लिखा ही था. जो हमारा इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से. इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट. वो डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी पे. ये कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इज डिपेंडेंट ऑन, इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन, it is linearly dependent on the frequency of incident light. ऐसा कुछ याद है किसी को क्या? यस सर. तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड नहीं करती? इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती. इंटेंसिटी, यस. इंटेंसिटी पर डिपेंड करती. किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. फ्रीक्वेंसी. दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट वाज कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड नहीं करती है? इंटेंसिटी पर. इंटेंसिटी. और किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी. बस यही है. सो ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से, जो कि हम कर सकते हैं एक्सप्लेन ओनली यूजिंग आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है? यस सर. ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द बी पार्ट? बी पार्ट इज ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल ऑफ अ फोटो सेल. हाँ, तो ये वही है, फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का हमको ग्राफ बनाना है. वेरिएशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन ऑफ क्या? वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल. ठीक है, तो उसका भी पार्ट कर लेते हैं. वेरिएशन ऑफ, आप लोग आंसर्स लिख लो, सही रहेगा. वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल. हमने आई थिंक एनोड पोटेंशियल नहीं बोला था, हमने कहा था उसको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कलेक्टर एमिटर प्लेट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर प्लेट्स, बात ही किया. तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है इन दोनों का. तो दिस इज द वाई एक्सिस. ऑन द वाई एक्सिस विल बी टेकिंग द फोटो करंट, and this is the x-axis on which we take the anode potential or the potential difference across collector and emitter plates. So on the y-axis you will take photocurrent. Photocurrent is measured in milliamperes, and on the x-axis we will take anode potential, or rather we can say potential difference across collector and emitter plate, anode potential. This is in volts. And graph कैसा बन के आता है? ग्राफ आता है इसका, the graph starts from minus V naught and it goes like this, and then it gets plateaued like this. So this is the graph of photocurrent versus anode potential. This is the origin, and this is called saturation. This is called saturation current. कुछ याद आ रहा है? यस सर. आई नो इट्स बीन अ वाइल. तो आप लोग प्लीज़ इससे, मतलब दीज क्वेश्चन पेपर्स विल सर्व एज अ पॉइंटर फॉर यू गाइस. आपको आइडिया लगा होगा कि बोर्ड एग्जाम्स वाले किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं. इट इज़ जस्ट कि नाउ वी विल बी सॉल्विंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट टू फोकस योर एनर्जी ऑन. तो यहाँ पर दिस इज अ ग्राफ, एंड व्हाट इज दिस माइनस वी नॉट? दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. This is called stopping potential. And what we can do is, just to add value, we can draw one more graph taking different intensities but fixed frequency. देखो कि फोटो करंट वर्सेस, पूछा नहीं है लेकिन बिकॉज वी आर डूइंग इट, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल. and this time there is a catch here. Frequency will keep fixed and intensity we will vary. इंटेंसिटी इज डिफरेंट. यानी कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट किया.
फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा, इंटेंसिटी को हम वेरी करते गए. So this is the y-axis. What do we take on the y-axis here? Photocurrent. Photocurrent. And on the x-axis we have got anode potential. Anode potential. And which property has been kept constant? Mu frequency. Frequency has been kept constant and intensity has been taken different each time. So intensity लिया पहले हमने I1, फिर हमने intensity को increase किया तो I2 हो गया, और फिर हमने intensity को increase किया तो I3 हो गया. अब हम जानते हैं कि जो stopping potential होता है वो frequency पे depend करता है, ठीक है, वो frequency पे depend करता है, वो intensity पे depend नहीं करता. अब क्योंकि frequency fixed है तो तीनों cases के लिए आपका stopping potential same रहेगा, तो ग्राफ तो हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा. इट इज़ जस्ट दैट आपके सैचुरेशन लेवल्स अलग अलग होंगे. तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस निकल के आएंगी इस तरीके से, एंड दे आर गोइंग टू सैचुरेट एट डिफरेंट लेवल्स. दिस इज फॉर इंटेंसिटी मिनिमम एंड द हाईएस्ट ग्राफ इज फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी I3. ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो गई, करंट का सैचुरेशन लेवल बदल गया. करंट का जो सैचुरेशन लेवल है वो बदल गया क्योंकि हमने इंटेंसिटी को बदला है. और यहाँ पे ग्राफ सेम पॉइंट से क्यों ओरिजिनेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी से लिंक होता है. फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा. दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो ये ग्राफ बनाते वक्त हमने कौन सी प्रॉपर्टी को फिक्स रखा है लाइट की? वी हैव केप्ट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड वी हैव इंक्रीज्ड इंटेंसिटी फ्रॉम I1 टू I2 टू I3. ठीक है, यस सर. ये वाला ग्राफ हमने ड्रॉ भी किए थे डुअल नेचर जब हमने पढ़ा था. So I hope you will remember this. आगे बढ़ते हैं. The next question number 27. Question number 27 is from semiconductors. Explain the terms depletion layer and potential barrier in a PN junction diode. This question is from semiconductors and the question is very easy. बहुत ही standard चीजें पूछी हैं, कुछ भी non standard नहीं है इसके अंदर. How are the width of depletion layer and value of potential barrier affected when the PN junction is forward biased? डिक्रीज होता है ना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है. तो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर. सो दिस इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स ओनली. लेट्स गो अबाउट इट. तो लिखो नंबर 27. तो क्या पूछ रहा है आपसे? डेफिनेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर लिखेंगे. डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता? इसके अंदर होते हैं इमोबाइल आयंस होते हैं और सिलिकॉन के एटम्स. Silicon atoms होते हैं and it is devoid of free charge carriers. It is the space charge region. It is the space charge region formed on. It is the space charge region formed on either side. It is a space charge region formed on either side of PN junction. जब एक PN junction बनता है तो उसके दोनों तरफ जो स्पेस चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर. इट इज अ स्पेस चार्ज रीजन फॉर्म्ड ऑन आइदर साइड ऑफ PN junction which consists of immobile ions. Which consists of immobile ions. What is the meaning of immobile ions? Which cannot move. Which consists of immobile ions and is devoid of free charge carriers. And is devoid of free charge carriers. So this is the definition of depletion layer. The depletion layer is the area which is consisting of immobile ions. It consists of immobile ions and it does not have any free charge carrier. It is devoid of free charge carriers. फिर हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल की. देखो बैरियर पोटेंशियल. तो बैरियर पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था कि इसका सिंबल होता है VB. एंड बैरियर पोटेंशियल बनता है जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. लिखेंगे कि इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. It is the potential difference. Barrier potential is a potential difference. So it is a potential difference which exists across the depletion layer. Barrier potential depletion layer के अंदर होता है. It is the potential difference which exists across the depletion layer. It is the potential difference which exists across the depletion layer, which ये जो है जो पोटेंशियल बैरियर है ये डिफ्यूजन को जो है रेसिस्ट करता है, अपोज करता है. which opposes the diffusion of carriers across a junction. which कुछ याद आ रहा है ऐसा? Yes sir. Which opposes the diffusion of
carriers across the junction, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम आ पाता है। जंक्शन के अक्रॉस जो डिफ्यूजन हो रहा होता है उसको अपोज करता है पोटेंशियल बैरियर, और इन दोनों को दिस इज सफिशिएंट टू राइट इन द एग्जाम, बट व्हाट वैल्यू वी कैन ऐड इज वी कैन ड्रॉ अ पीएन जंक्शन डायोड. So this is a rectangular piece of silicon. So this is silicon based PN junction diode, and इसके अंदर we can just show the junction. So this is the PN junction. So this is the P side and this is the N side, and this is the PN junction. PN junction diode. This is the PN junction. This is the PN junction, and these boundaries that we see over here, this is the depletion layer. So this is the depletion layer, and on the P side we have got large number of holes, and on the N side we have got large number of electrons. On the N side we have got large number of electrons, so this is E minus everywhere. So this is what we have in a PN junction diode typically, and here we have got positive charge and here we have got negative charge, and due to which there is a electric field across the junction. So this is called EI vector. Yes, this is called EI vector, and because of this electric field there exists a potential barrier which is being shown here by this small battery. Yes, so this is VB, barrier potential. Okay, and the value of VB also we discussed. VB for silicon is 0.7 volt, and VB for germanium is 0.3 volt. 0.2 to 0.3 volt होती है generally, इस range में होती है. So this is the value of barrier potential. So this is the diagram which shows both the depletion layer and the presence of potential barrier. All right. So इसके अलावा क्या पूछा था इस क्वेश्चन में हमसे? What is the effect on the width of depletion layer? लिखेंगे effect on width of depletion layer due to forward biasing. Effect on width of depletion layer due to forward biasing. जब हम करते हैं PN जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, तो हमारी लगाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करती है इंटरनल फील्ड को, हमारा लगाया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अपोज करता है बैरियर पोटेंशियल को, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर जो है श्रिंक करती है. देखेंगे कि width of depletion layer decreases. Width of depletion layer decreases. फॉरवर्ड बायसिंग करने पर the width of depletion layer decreases. This is the answer. And और कुछ पूछा क्या उन्होंने? हाँ, how are the width of depletion layer? This is A part and B part बोला value of potential barrier effect. दोनों डिक्रीज करते हैं, तो लिखेंगे कि A part में width of depletion layer decreases and B part में हमें बता रखा है कि barrier potential का क्या होगा. लिखेंगे the value of barrier potential decreases. The value of barrier potential decreases. क्योंकि बैरियर पोटेंशियल आता है डिप्लीशन लेयर के अंदर. अगर डिप्लीशन लेयर ही पतली हो जाएगी तो बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा आके? द वैल्यू बैरियर पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, तो यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग जब हम करते हैं डायोड की, जब हम करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, तो क्या होता है, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है और ये टाइम आता है जो खत्म हो जाती है, एंड पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज करता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे. 28 आ गया, सेक्शन सी आ गया. 28 क्वेश्चन किस चैप्टर का लग रहा है? दिस इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. Two cells of EMF E1 and E2 have their internal resistances R1 and R2 respectively. दो सेल है, EMF दे रखे हैं उनके और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं. Deduce an expression for the equivalent EMF and internal resistance of their parallel combination when connected across an external resistance capital R. Assume that the two cells are supporting each other. क्योंकि दो कैसे होते हैं ना, सीरीज में पता नहीं, सीरीज फेवर सीरीज अपोजिशन, यहाँ पे पैरेलल फेवर पैरेलल अपोजिशन. सो ये बोला है सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों की पोलैरिटी सेम होगी. तो क्या निकालना है हमको यहाँ पर?
to find the value of EMF हमें निकालना है इक्विवेलेंट EMF and internal resistance. एंड हाँ और निकालना है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और यहाँ पर इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में कर रखी है, तो वी विल जस्ट डू इट एंड सी हाउ मच वी रिकॉल। लेट्स डू दिस वन। 28 के अंदर ए पार्ट में बोल रहा है कि लेट्स ड्रॉ सर्किट डायग्राम। लिखो सर्किट डायग्राम। कितना सेल है हमारे पास यहाँ पर? वी हैव गॉट 2 सेल्स। पहले वाले सेल का ईएमएफ दे रखा है हमको कैपिटल E1 एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r1 और इसके पैरेलल में लगा हुआ है एक और सेल जिसका ईएमएफ है कैपिटल E2 एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r2 और इस सिस्टम को हमने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से whose value is capital R. So this is what we have here. क्या निकालना है हमको? Equivalent resistance और EMF. हाँ, equivalent EMF निकालना है, equivalent internal resistance. So this is equivalent to a circuit where we are going to have a cell where its value is E equivalent, ये हमको निकालना है, and its value is R equivalent, ये भी हमको निकालना है, and capital R will stay put as it is. This is capital R. All right. So यहाँ पर हम कर देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लेते हैं। मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने का मीनिंग है कि इट इज जस्ट शो करंट एवरीवेयर। तो मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट है I1, यहाँ पे करंट है I2, तो यहाँ पे भी I1 होगा, यहाँ पे भी I2 होगा, यहाँ पे I बोल देते हैं और what else? This is going to be I and we can say कि I will be equal to I1 plus I2. So this is Kirchhoff's current law using Kirchhoff's current law. वैसे तो ये कॉमन सेंस है बट हमें बताना पड़ता है यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पे आ जाएगा I as it is. So this is I everywhere. So this is I. हमको निकालना है equivalent EMF and equivalent resistance. Now we will have to form some equations and let us call this one as number 1. अगर हम बात करते हैं हमारा जो सेल है E1 तो लिखेंगे कि सेल E1 is in its discharging state. Cell E1 is in its discharging state. Discharging state में जब भी कोई सेल होता है तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है that is equal to E minus IR. So what we can do is we can call this point as capital A, this point also as capital A, this point as capital A, this point as capital A, capital B, AB. So क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सेल है E1 उसके टर्मिनल्स हैं A और B और जो सेल है E2 उसके टर्मिनल्स भी A और B ही हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना कि when the cells are in parallel there is the same potential difference. So we can write VA minus VE is equal to E1 minus I1 R1. पढ़ा था हमने TPD is equal to E minus IR. तो VA minus VB is equal to E1 minus I1 R1. This equation we have written for the first cell E1 and similarly so एक काम करते हैं, let VA minus VB be equal to capital V. तो आ जाएगा V is equal to E1 minus I1 R1. यहाँ से I1 R1 कितना आ जाएगा? आ जाएगा E1 minus capital V. यहाँ से I1 आ जाएगा E1 minus capital V upon small r1. So this is what we get. Similarly, we can say that cell E2 is in its discharging state. Cell E2 is in its discharging state. How do we make sure that a cell is in discharging state? जब करंट बाहर निकलता है, करंट निकल रहा है, तो करंट बाहर निकल रहा होता है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, then we can say that the cell is in its discharging state. तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? I2 is equal to E2 minus V upon R2. Yes sir. I2 is equal to E2 minus V upon R2. ठीक है, और ये जो हमारे पास है ना इक्विवेलेंट सेल, ये भी डिस्चार्जिंग स्टेट में ही है। लिखेंगे कि सेल E equivalent is in its discharging state. तो यहाँ पर हम बार बार लगा रहे हैं डिस्चार्जिंग स्टेट इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे I is equal to E equivalent minus V upon R equivalent. So this is number 2, this is number 3 and this is number 4. अभी जो 2, 3, 4 है इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है बस हमको, एंड वी आर थ्रू। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
substituting I1, I2, I in equation number 1. So when we do that, we had I is equal to I1 plus I2. तो क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा E equivalent minus V upon R equivalent. आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो सब लोग? E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. So this is what we are getting. Now let us just segregate all the terms. Distribute कर देते हैं terms को. We'll get E equivalent upon R equivalent minus V upon R equivalent is equal to यहाँ पे आएगा E1 upon R1 minus V upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R2. So this is going to be, let us keep the like terms together. So we'll get E1 upon R1 plus E2 upon R2. यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आएगा? V. इसका V. V. Right में आएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2. And here we have got E equivalent upon R equivalent minus V upon R equivalent. बस अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो we are through. Comparing both sides. Yes sir. Comparing both sides. हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है E equivalent and R equivalent. Comparing both sides. Now what is the coefficient of V here on the left hand side? The coefficient of V is 1 upon R equivalent. Yes sir. And the coefficient of V here is 1 upon R1 plus 1 upon R2. देखेंगे कि 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is something that we learned in class 10th in the case of parallel arrangement of resistors. So this is a completely unexpected lines. And ये हो गया हमारा इस वाले को compare करके. Now if we equate the rest of the terms, this term will be equal to this term. So we'll get E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2. क्या निकालना है? R equivalent नहीं equivalent निकालना है तो E equivalent will be E1 upon R1 plus E2 upon R2 upon क्या? 1 upon R equivalent. And the value of 1 upon R equivalent is 1 upon R1 plus 1 upon R2. Yes sir. E equivalent आ जाएगा E1 upon R1 plus E2 upon R2 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is the value of equivalent EMF of two cells which are connected in parallel and are supporting each other. ठीक है? So इसको मैं लिख देता हूँ. This implies R equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. So this is the equivalent. This is the equivalent internal resistance. This is the equivalent internal resistance, and this is the equivalent EMF. कुछ आ रहा है समझ में आप लोगों को? Yes sir. I hope everybody is noting down जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर. मेरे को सिर्फ केविन की ही आवाज़ आ रही है. I'm assuming rest of you are energetic enough to write everything. Please write everything that I am writing over here. बाकी आप लोग खुद से टाइम निकाल के अगर कर पाते हो तो वेल एंड गुड. ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा ये. दिस वॉज द ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. बी पार्ट क्या बोल रहा है? इन केस द टू सेल्स आर आइडेंटिकल ईच ऑफ EMF 5 वोल्ट. तो इन्होंने क्या किया ना, बी पार्ट के अंदर ए पार्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल दे दिया है. एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R is equal to 2 ohm. कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R is equal to 10 ohm. तो यहाँ पर हमारे दोनों सेल्स आइडेंटिकल हैं 5-5 वोल्ट के, और दोनों का जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम है. हमें निकालना है कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टर 10 ओम रेसिस्टेंस रखता है तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इट. तो एक न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल लग रहा है. तो बी पार्ट के अंदर वी आर गिवन दैट दिस इज द अरेंजमेंट. कितना है इसका EMF? 5 वोल्ट. 5 वोल्ट. एंड ये कितना है? 2 ओम. एंड ये कितना है? ये है 10 ओम. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम. निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम. सो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमने जो ऊपर डिराइव किया है वी आर गोइंग टू यूज दैट रिजल्ट. सो यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF निकाल लेते हैं. आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आइडेंटिकल सेल्स होते हैं तो इक्विवेलेंट आता है
5 वोल्ट ही आएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट, बट विल स्टिल कैलकुलेटेड। तो क्या था यहाँ था E1 अपॉन R1, तो आएगा 5/2 प्लस E2 अपॉन R2, 5/2 अपॉन 1 अपॉन R1, 1/2 प्लस 1 अपॉन R2, 1/2। So this is 2 into 5/2 and this is 2 into 1/2, 2 आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, इनफैक्ट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस, अगर सेल्स आइडेंटिकल है तो सीधा ही लिख सकते हैं इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द इंडिविजुअल ईएमएफ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज 4/4 यानी कि 1। ठीक है, so what we can do is we can just replace this circuit by a fresh circuit in which we have a single cell, a single resistance. This is 5 volt, this is 1 ohm connected across a 10 ohm external resistance. And in this circuit हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 10 हाँ, वोल्टेज निकालना अक्रॉस 10 ओम। यहाँ पर करंट जो आएगा सर्किट में, विल इट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज I, this is I like this. So let us apply Ohm's law. Ohm's law क्या होता है? Voltage is equal to current into resistance. रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 11। yes यहाँ पे करंट कितना आ गया? करंट आ गया 5/11 एम्पियर। हमें क्या निकालना है? वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम इज गोइंग टू बी दिस करंट इनटू 10 ओम, I into R, यानी कि I 10, so I is 5/11 into 10, आ गया 50/11 volts. So this is how much? This is going to be 4.5 something आ जाएगा ये। So this is going to be 4.5 amperes. ठीक है, सॉरी एम्पियर बोल रहा हूँ, वोल्ट। 4.5 वोल्ट आ जाएगा हमारा आंसर। yes ऑल राइट, सो दिस इज डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 29th A part, write an expression of magnetic moment associated with a current carrying circular coil of radius small r having capital N turns. This is from chapter 4, magnetic effects of electric current. yes क्या मांग रहा है हमसे? एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मांग रहा है। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट associated with a current carrying circular coil of radius r having capital N turns. सिंपल सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है ये। तो ए पार्ट में आप ड्रॉ करोगे एक current carrying coil. So this is a current carrying coil, and how much current it has got? It has got capital I current, and how many turns it has got? It has got capital N turns. So number of turns is capital N. The radius of each turn is small letter r. तो पूरी की पूरी गड्डी है इसकी, गड्डी कॉपर वायर के जो है टर्न्स एक के ऊपर एक लगे हुए। तो यहाँ पे ना स्मॉल और रेडियस है, कैपिटल एन टर्न्स है और करंट आई है। क्या निकालना है? एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए m वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल है ना वैसे? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही चीज है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। पाई आर स्क्वायर। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। तो N into I into A. What is A? A is the area of each turn. A is the area of each turn. The area of each turn will be pi r square. The area of circle is pi r square. So m vector will be equal to n I pi r square. So this is the answer of magnetic moment of the current carrying coil. बिल्कुल फॉर्मूला पूछा था और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या चीज मिसिंग है? यूनिट। इसमें डायरेक्शन मिसिंग है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो इसकी डायरेक्शन हमको लिखनी पड़ेगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम निकालते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। तो इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ अ राइट हैंड डायरेक्शन ऑफ करंट, हमारा थंब पॉइंट करेगा माइनस के कैप डायरेक्शन में। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस के कैप। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट।
ये हमने अभी फेस टू फेस वाले क्लास में भी डिस्कस किया था। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा जिन्होंने अटेंड किया था। m is equal to ni pi r square. Always make sure that you are writing the answer in terms of variables which are given in the problem. तो हमको कैपिटल आई गिवन था, आपको कैपिटल आई ही लिख के आना है, डोंट राइट स्मॉल आई। स्मॉल आर गिवन है, स्मॉल आर लिख के आना है, कैपिटल आर मत लिख देना। डोंट लीव द आंसर ओवर हियर because they expect you to write the value of area which is pi r square. And direction miss नहीं करना, direction is crucial here. करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप कुछ भी ले सकते हो, हमने क्लॉकवाइज लिया है यहाँ पर, सो इट इज अप टू यू। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया होता तो आंसर वुड हैव बीन के कैप, डायरेक्शन वुड हैव बीन के कैप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, कंसीडर द अबव मेंशन्ड कॉइल प्लेस्ड इन वाईजेड प्लेन। इसको हमने वाईजेड प्लेन में लिख दिया विद इट सेंटर एट द ओरिजिन। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट एट पॉइंट x00। हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कॉइल कहाँ रखी हुई है, कॉइल रखी हुई है वाईजेड प्लेन में, तो हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एट द पॉइंट x00। ठीक है। देख लो, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से आप देख लो कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चंस कंफर्टेबली सॉल्व कर पा रहे हो देन ग्रेट, योर प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक। अगर आपको तकलीफ हो रही है इनको करने में, चीज़ें याद नहीं है, तो डू समथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पर YZ प्लेन, YZ प्लेन, वी आर नॉट कंफर्टेबल इन YZ प्लेन एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी शो द x एक्सिस लाइक दिस, we show the y axis like this, and we can show the z axis like this. So this is actually the YZ plane, right? This is the YZ plane. So this is the YZ plane. हमारी कॉइल इसके अंदर रखी हुई है, इसका सेंटर ओरिजिन पर है। So you can construct your coil like this. So this is the coil. अब ये बहुत ही गंदा लग रहा है डायग्राम, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। So ऐसे ना रख के आप what you can do is you can just rotate the coordinate axis. You can rotate the system like this. So that this remains y as usual. This is a regular y. This becomes our z axis. हमने रोटेट कर दिया उसको, एंड जो बाहर की तरफ आएगा दैट इज गोइंग टू बी द x एक्सिस। और यहाँ पे आप रख दो अपनी कॉइल को। ठीक है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए वी आर allowed to rotate the coordinate axis. So now we are seeing that the current carrying coil is resting in the YZ plane, and the x axis is coming out of the plane of paper from this point. ठीक है, वो दिखा नहीं रहा मैं जानबूझ के, जैसे कि 3 डायमेंशंस रहे। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x, 0,0, ये निकालना है हमको। क्वेश्चन क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके अंदर करंट मान लेते हैं I है, या इसके करंट ऐसे मान लेते हैं I, तो यहाँ पे करंट मान लेते हैं, इसके अंदर I है इस तरीके से, एंड इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसका रेडियस खुद का स्मॉल r है। So this is the coil. हमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। Now we have to recall that result that we studied in chapter 4. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल होती है इस तरीके से, तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट, दिस इज r, दिस इज करंट इज I, so this is point P. So the magnetic field at point P is mu naught I r square upon 2 bracket r square plus x square के बाद 3/2. And in this configuration we have to rotate the curl, we have to curl the fingers of a right hand in the direction of current. तो यहाँ पे आ जाएगा ये I cap direction I cap, yes. for this configuration. ये हमने क्लास में सॉल्व किया था when we studied chapter 4. So this formula we have to be knowing this formula to attempt this question. तो यहाँ पर देखो इन्होंने x ही दे रखा है, तो जो घर से रटा रटाया रिजल्ट है वो आप लगा सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी पॉइंट है उसको P बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विल बी म्यू नॉट कैपिटल I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। एंड यहाँ पर I कैप ही आएगा, क्योंकि जब आप इसके केस में अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका अंगूठा बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, और बाहर की डायरेक्शन I कैप है यहाँ पर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इस वाले फिगर के हिसाब से तो के कैप कुछ आना चाहिए ना। हाँ, तो ये जो पिक्चर है इसमें z यहाँ पर है ना, लेकिन तो बाहर तो x है ना। अच्छा ठीक है, हाँ, इसको ध्यान से, इसको हमने धक्का मार के घुमा दिया है, इसको हमने ऐसे घुमा दिया है, इसको हमने ऐसे करके घुमा दिया है, तो यहाँ पे y वहीं पे रहा और z वहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली हमारा k क्या भार होता है, बट यहाँ पे क्योंकि हमने रोटेट कर दिया है तो हमारा कौन भार है, हमारा पॉजिटिव एक्सिस भार की तरफ, I क्या भार, I क्या भार की तरफ। एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया बताओ, यहाँ पे क्या मिस कर दिया हमने, यहाँ पर क्या मिस कर दिया हमने, नंबर ऑफ टर्न्स मिस कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर एक टर्न की वजह से निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला है,
अगर n टर्न्स है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N आल्सो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो टेस्ला, आंसर आएगा टेस्ला में। सो यू कैन ऑलवेज राइट द यूनिट, देयर इज नो इशू। सो दिस इज व्हाट वी हैव। आगे बढ़ते हैं। और पार्ट, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी मांग रहा है एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन। कितने सिंपल सिंपल सवाल आ रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। तो और पार्ट कर लेते हैं इसका। क्या पूछा इन्होंने? करंट सेंसिटिविटी। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि याद नहीं है चीज़ें, तो दैट इज़ अ रिमाइंडर टू यू दैट प्लीज गो होम एंड रिवाइज, स्पेंड टाइम ऑन दीज थिंग्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। करंट सेंसिटिविटी इज IS एंड करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि कॉइल कितना, डिफ्लेक्शन दिखाता है स्मॉल करंट के लिए। नहीं वो तो सेंसिटिविटी होता है, यहाँ पूछ रहा है करंट सेंसिटिविटी। हाँ, करंट स्मॉल करंट के लिए। हाँ, ये IS होता है कि कितना एंगल घूमी कॉइल अपॉन कितना करंट डाला था कॉइल के अंदर। IS इज थीटा अपॉन आई, IS इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। कॉइल क्यों घूम रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कॉइल के अंदर करंट जाता है तो कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करती है M क्रॉस B, तो इस वजह से वो कॉइल घूम रही है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज I? I इज द करंट इन द कॉइल। I is the current in the coil, current flowing in the coil, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी बच्चे जनरली लिख के आते हैं पेपर में, IS इज इक्वल टू I अपॉन थीटा। डोंट डू दैट ब्लंडर, दिस इज रॉन्ग। आपको लिख के आना है थीटा अपॉन आई, कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल। और ये बोला डिफाइन करने के लिए, तो यू कैन राइट कि इट इज द डिफ्लेक्शन, बस इसी को बोलना है इंग्लिश में, तो इट इज द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, it is the deflection in the coil per unit current passing through the coil. It is the deflection in the coil per unit current passing or flowing through the coil. So this is current sensitivity. It is the deflection in the coil per unit current flowing through the coil. ठीक है, लिख लिया ये? देखिए जरा कौन कौन आया आज। रिनी, केविन, इंटरनेट, अबान, ओके। हेलो अजय, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। ऐश में नहीं आई ना आज? नहीं सर, ऐश। Okay, so this is current sensitivity, IS is equal to theta upon I. What more we can do is we should remember the formula of moving coil galvanometer. In a moving coil galvanometer, in a moving coil galvanometer, we must remember that there are two torques which come into play. One is the deflecting torque and the other is the restoring torque. Yes, so deflecting torque comes into equilibrium with the restoring torque, and that is the moment when we get the reading on the galvanometer scale. So this is what we have. Deflecting torque is NIAB sin 90 degrees because of radial magnetic field, and this is K theta. K theta, yes. Sin 90 degree is 1, so we get NIAB is equal to K theta. ठीक है, NIAB is equal to K theta, and this is the basic governing equation for a moving coil galvanometer. And we are interested in theta upon I or I upon theta? We are interested in theta upon I. So this implies कि theta upon I कितना आ जाएगा यहाँ से? यह आ जाएगा NAB upon K. NAB upon K. Therefore, current sensitivity has got two formulas. The first formula is theta upon I, which can be written as NAB upon K. ठीक है? Yes sir. दोनों लिख आने आप लोगों को. All right. What is K? K is torsional constant. K is the torsional constant of phosphor bronze strip. K is the torsional constant of phosphor bronze strip. K is the torsional constant of phosphor bronze strip, or it is the restoring torque per unit twist. Alternatively, it is called restoring torque per unit twist. इसकी SI यूनिट लिख लेते हैं, तो लिखो SI यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी.
ऊपर क्या है, थीटा, थीटा इज इन रेडियंस, नीचे करंट है, करंट इज इन एम्पियर, तो क्या आएगा, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। ठीक है, दिस इज अबाउट करंट सेंसिटिविटी। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल G and shows full scale deflection for current IG. How can it be converted into an ammeter? Simple एकदम, to measure current up to I naught. हमें I naught करंट नापना चाहते हैं, we want to measure current I naught, and हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, तो हमें शंटिंग करनी पड़ेगी उसकी, isn't it? yes, हमें शंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना, एमीटर बनाना चाहते हैं, एमीटर बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो कितना करंट नाप पाए, we want it to be able to measure I naught. तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। So B part. So B part is about conversion of galvanometer into ammeter. Conversion of galvanometer into ammeter. This is again from, this is the last topic of chapter number 4. Conversion of galvanometer into ammeter. So initially, what did we have? Initially we had galvanometer having a coil of resistance कैपिटल G। तो इसके अंदर एक कॉइल रहती है जिसका हमें दे रखा है रेजिस्टेंस G ओम्स है, ये दे रखा है ना G ओम्स। लिखा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल G एंड शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट IG। तो IG करंट जाता है इसके अंदर, तो इसकी जो नीडल है, इट शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एंड फाइनली व्हाट डिड वी डू, वी शंटेड द गैल्वेनोमीटर कॉइल विद अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। इसकी शंटिंग कर दी, S बोल दिया, और ये पूछा है कि कैसे करोगे, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड, हाउ कैन वी गो अबाउट दिस, बाय शंटिंग। तो लिखेंगे कि S इज द वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस, S इज द वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस, और यही हमको निकालना होता है यहाँ पर। और ये जो है, दिस इज एमीटर, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स एमीटर। ये हमने रिसेंटली किया भी था रिवीजन के टाइम पर वहाँ पे ऑफलाइन क्लास में। एंड यहाँ पर जो करंट आ जाएगा इस ब्रांच में, दिस एमीटर हैज द कैपेबिलिटी टू मेजर करंट I नॉट, एंड गैल्वेनोमीटर के अंदर तो IG ही जाएगा, नीचे जाएगा बाकी करंट I नॉट माइनस IG एज पर किरचॉफ्स करंट लॉ। एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंपल सा आइडिया कि यहाँ पे जितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दे आर इन पैरेलल, द ब्रांचेस आर इन पैरेलल। सो वी कैन से कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ parallel branches, using the property of parallel branches, what is the property that we are going to use here, that the potential difference parallel branches, हाँ potential property कौन सी है, property है potential differences same, potential difference same होगा दोनों रेजिस्टेंस में, हाँ PD is same। तो ऊपर वाले में कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है G ओम्स, रेजिस्टेंस तो G ओम्स है, और करंट IG है, तो कितना वोल्टेज होगा, IG इंटू G, I इंटू R है ना, ओम्स लॉ। और यहाँ पे कितना होगा, I नॉट माइनस IG इंटू S, I नॉट माइनस IG इंटू कैपिटल लेटर S। हमें S निकालना है, व्हाट इज S, S इज द वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस। यहाँ से S आ जाएगा IgG अपॉन I नॉट माइनस IG। So this is the value of shunt resistance that we must connect in parallel with the galvanometer coil to convert it into an ammeter. तो उन्होंने पूछा ना, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड, लिखेंगे कि द गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, द गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, द गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर by connecting a very small resistance, by connecting a very small resistance called shunt resistance in parallel, आपको पूरा लिख के आना है इसके अंदर, in parallel with the galvanometer coil, in parallel with the galvanometer coil, in parallel with the galvanometer's coil. So this is the value of the shunt resistance that we must connect in parallel with the galvanometer's coil. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें?
नो सर। इसमें बहुत बार कर चुके हैं, तो इसमें गलतियां नहीं करनी पेपर के अंदर। ऑलराइट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर? व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर? तो आपके पास जो एमीटर बन के आया है उसके अंदर क्या है आपके पास? दिस इज द गैल्वानोमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस एंड दिस इज द शंट का रेजिस्टेंस। तो दीज आर इन पैरेलल, सो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 yes अपॉन upon G R1 losses. so this is the effective resistance of ammeter obtained. This is the effective resistance of ammeter obtained. GS upon G plus S. Why? Because they are in parallel. In parallel we can just जब भी हमारे पास दो होते हैं रेसिस्टेंस पैरेलल में, तो मल्टीप्लाई अपॉन ऐड। ये तो हम क्लास 10 से करते आ रहे हैं। Question number 30 is of alternating current chapter. Chapter number 7. A resistance capital R and a capacitor CR is connected in series to a source V is equal to V0 sin omega t. हमने चैप्टर 7 के अंदर बहुत सारे सर्किट्स पढ़े थे, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, ठीक है, सीरीज आरसी सर्किट, यह सीरीज आरसी सर्किट। यहाँ पे सोर्स है V is equal to V0 sin omega t। क्या मांग रहा है आपसे? यहाँ से मांग रहा है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। तो बहुत ही सिंपल से सवाल आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं, क्लासेस जो है सिस्टमैटिकली अटेंड करी हैं, तो पेपर में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, दैट आई कैन वाउच। तो यहाँ पर जो है आपसे बोल रहा है ये सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट के अंदर लेट अस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अगर आप बनाओगे यहाँ पर, तो यू विल हैव अ रेजिस्टर capital R and you will have a parallel plate capacitor C connected across an alternating supply. V is equal to V0 sin omega t. V is equal to V0 sin omega t. All right. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आएगी VR, यहाँ पे वोल्टेज आएगी VC, और ये जो V होगा ना, V, ये वाला V, ये होगा VR प्लस VC के बराबर, और यहाँ पे हम लगाएंगे बार बार बार, क्योंकि दे आर फेजर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे डिस्कस किया था कि VR होता है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, और VC होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और ये सारी के सारी क्वांटिटीज टाइम वेरिंग है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस देम, दे आर ऑल टाइम वेरिंग क्वांटिटीज। और टाइम वेरिंग क्वांटिटीज की खास बात क्या होती है कि इनकी जिंदगी में एक आता है पीक वैल्यू। तो हम बात करते हैं VR0 की, दिस इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। VR0 इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। यही मांग रहा है आपसे, यही मांग रहा है। अगर आप लोगों ने क्लास नोट्स में चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि हम डेरिवेशन बिल्कुल ऐसी की हुई। व्हाट इज VC0? इट इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और यही दोनों चीजें मांगी गई हैं यहाँ पर। ये मांग रहा है और ये मांग रहा है इन द ए पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखो यहाँ पढ़ते हैं बाबा, ये पार्ट में बोल रहा है फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। ऑलराइट, VR0 मांग रहा है, VC0 मांग रहा है। व्हाट इज VR0? Peak voltage across resistor. Voltage across resistor. VC0 is peak voltage across capacitor. अब व्हाट इज पीक वोल्टेज? इस रेसिस्टर के अंदर वोल्टेज पीक कब होगी, कब पीक करेगी? जब करंट पीक करेगा। तो लिखेंगे कि VR0 विल बी इक्वल टू I0 इंटू R। दिस इज ओम्स लॉ। VR0 इज इक्वल टू I0 इंटू R, दिस इज ओम्स लॉ। एंड VC0 इसके अंदर वोल्टेज कब पीक करेगी? जब इसमें करंट पीक करेगा। सेम है, तो I0 इंटू यहाँ पर रहेगा XC, ये हम पढ़ चुके हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। सो VR0 इज इक्वल टू I0 R, VC0 इज इक्वल टू I0 XC। व्हाट इज I0? I0 इज अ पीक करंट। Yes. I0 इज पीक करंट। I0 इज पीक करंट। एंड पीक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। अच्छा हाँ, यस। पीक करंट इज पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। पीक करंट इज पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। पीक करंट इज पीक वोल्टेज अपॉन impedance.
and this is a series RC circuit. For a series RC circuit, the value of impedance is square root of R square plus XC square. Value of impedance is under root of R square plus XC square. बस put करो आंसर आ जाएगा. So therefore, first part of A part, VR0 is equal to I naught. I naught is V naught upon square root of R square plus XC square multiplied with what? Multiplied with capital R. So this is the answer of the peak voltage across resistor. And then VC naught is equal to I naught XC, V naught upon square root of R square plus XC square into XC. So this is the peak voltage across capacitor. Okay? Yes, sir. This is peak voltage. We have लिख चुके हैं, but I am writing it again. Peak voltage across resistor, and that is the peak voltage across capacitor. What is the second part asking us to do? I think they're asking for the phasor diagram. The phase difference निकालते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर फेज डिफरेंस के बारे में है. The phase difference between applied voltage and current, which of them is ahead? कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है? हम जानते हैं कैपेसिटर की प्रेजेंस में, अगर इंडक्टर है नहीं, कैपेसिटर की प्रेजेंस में करंट लीड करता है. तो बना लेते हैं इसका फेजर डायग्राम. विल बी एबल टू सी. हमसे फेज डिफरेंस मांगा इन्होंने. तो सेकंड पार्ट में लेट अस ड्रॉ दी फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे करंट को. सो दिस इज द करंट फेजर. और क्योंकि हमारा जो ये है रेसिस्टर, हम जानते हैं कि रेसिस्टर के केस में वोल्टेज करंट सेम फेज में होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर. एंड हम जानते हैं कि इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट अहेड होता है 90 डिग्री से. सो दिस इज गोइंग टू बी द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विद द 90 degree phase shift between VC and I. And now what we can do is we can just shift these VC vector. So you'll get this is your VR vector of phasor, this is I, and this is VC. So this is the resultant of VR and VC. This is the applied voltage, and we can see this is the phase difference between V and I. ठीक है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. लेकिन सर हमें इससे फेज डिफरेंस निकालना था ना. हाँ, तो फेज डिफरेंस निकालना था. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि हमारा रिवीजन भी हो जाए पूरे के पूरे टॉपिक का. बताने को तो मैं लिख देता सीधा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC अपॉन R. ठीक है. सो दैट इज व्हाई हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि जब भी कोई हम क्वेश्चन करेंगे वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट इट इन एज मच डिटेल जिससे कि हमारे को चीज़ें याद आ जाएं. तो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट लाइक दिस. इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं इसका पीक वर्जन. तो इसके पीक वर्जन के अंदर दिस एरो इज गोइंग टू बी VR नॉट, दिस एरो इज गोइंग टू बी VC नॉट, and this arrow is going to be V naught, and this is going to be theta. Theta is the phase difference. तो यहाँ पर करंट लैग कर रहा है, लीड कर रहा है? लीड करता है करंट. करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज. करंट इज अहेड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बाय tan theta is equal to tan theta होता है हाइट अपॉन बेस. So this is the height, this is the base. VC naught upon VR naught. What is the formula of VC naught? I naught XC. VR naught I naught R. अभी हमने ऊपर किया था, I naught कट गया, तो tan theta is equal to XC upon capital R. तो theta is equal to tan inverse XC upon R. So this is the answer. You can write this answer, just write this answer and get done with this. But I hope कि इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ याद आ गया होगा. And please do keep your answers in proper brackets so that it catches the eye of the examiner. Current is ahead of voltage. Current is ahead of voltage by theta is equal to tan inverse XC upon R. So this is about question number 30. Question number 31. What is the effect on interference fringes and YDAC wave optics? YDAC के अंदर interference fringes पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने ABC में कुछ किया? तो पहले पार्ट में क्या किया हमने? द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स. स्क्रीन को दूर ले गए. अगर हम स्क्रीन को ही दूर ले गए तो फिर क्या होगा? 31 is based on YDSE, Young's double slit experiment.
तो यहाँ पर बता रहा है कि इफ वी रिकॉल YDAC, व्हाट डिड वी हैव? वी हैड अ स्क्रीन, दिस वाज आवर स्क्रीन and this was our slit plane, and we used to have a source over here. This is a monochromatic light source. This is a monochromatic light source. Actually पता है क्या होता है? ये monochromatic light source भी जो होता है ये भी एक्चुअली में एक स्लिट ही होती है, इसके पीछे होता है असली सोर्स। तो दिस इज स्मॉल लेटर d and this is capital letter D. तो यहाँ पे ए पार्ट में क्या किया उन्होंने कि इस गैप को इंक्रीज किया है। द स्क्रीन इज टेकन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, दिस इज द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, दिस इज द स्लिट प्लेन। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं कि हम इस स्क्रीन को दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा? तो क्या पूछ रहा है आपसे ये कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको किस पे इम्पैक्ट दिखना चाहिए? बीटा पे, बीटा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना कि आगे पीछे किया, कुछ कैपिटल डी को चेंज किया, स्मॉल डी को चेंज किया, या इसको हमने आगे पीछे किया, ये जो हमारा मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है इसको इसके पास ले गए या इसको इससे दूर ले गए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑलवेज फोकस ऑन कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ वैल्यू। द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। द वैल्यू ऑफ बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इन दिस ए पार्ट हमने कैपिटल डी को इंक्रीज किया है। कैपिटल डी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो दिस विल इम्प्लाई कि बीटा विल इंक्रीज। बस ये लिख के आना है आपको एंड यू आर डन। लिखेंगे कि दस फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। सर इसका मतलब सर स्क्रीन पे ज्यादा लाइट गिरेगी ना? नहीं 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 नहीं, लाइट कैसे ज़्यादा गिर जाएगी? स्क्रीन को दूर लेके आ रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर स्क्रीन को दूर लेके आएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, यानी कि जो फ्रिंजेस के बीच का गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और टू कंसेक्यूटिव मिनिमास। यानी कि फ्रिंज पैटर्न जो है एकदम से चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा। द फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, दैट इज फ्रिंजेस बिकम फ्रिंजेस फ्रिंज फ्रिंज पैटर्न बिकम्स वाइड। फ्रिंज पैटर्न बिकम्स वाइड। ठीक है, यस सर। ऐसा हो जाएगा। बी पार्ट में क्या किया उन्होंने? बी पार्ट में द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, यानी कि छोटे डी को बढ़ाया है। द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स यानी कि स्मॉल डी को इन्होंने इंक्रीज किया है। तो अगर स्मॉल डी को इंक्रीज करेंगे, अगर स्मॉल डी को इंक्रीज करेंगे तो बीटा तो स्मॉल डी से इनवर्सली वेरी कर रहा है, डिक्रीज, बीटा विल डिक्रीज। तो हम लेंगे कि द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, thus फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। ये सब क्वेश्चंस आपको उसमें भी हेल्प करेंगे, आपका जो अपकमिंग प्री बोर्ड एग्जाम है ना स्कूल वाला, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस एंड यू गाइज विल हैव ऑफलाइन प्री बोर्ड एग्जाम्स एट स्कूल, सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट। फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस यानी कि जो फ्रिंजेस हैं वो पास पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे आएगा फ्रिंज पैटर्न बिकम्स नैरो, दैट इज फ्रिंज पैटर्न बिकम्स नैरो। पास पास आ जाएंगे सारी सारी फ्रिंजेस, फ्रिंज पैटर्न बिकम्स नैरो। कुछ समझ में आ रहा है हल्का हल्का? यस सर। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर कैपिटल डी को चेंज करोगे तो बीटा पे इम्पैक्ट दिखना है, अगर स्मॉल डी को चेंज करोगे तो भी बीटा पे इम्पैक्ट दिखना होता है आपका हमेशा। दिस इज देयर एक्सपेक्टेशन। सी पार्ट में क्या किया इन्होंने? सी पार्ट में इन्होंने क्या किया है? द सोर्स स्लिट, ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स की बात कर रहा है, वो भी स्लिट होती है एक्चुअली। इट इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ डबल स्लिट, यानी कि मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स को हम जो है डबल स्लिट जहां पर है प्लेन के उसके पास लेके आ रहे हैं। इट इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ डबल स्लिट, यानी कि इसको हम इसके पास लेके आ रहे हैं। ऐसा करेंगे ना तो इंटरफेरेंस पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि as the source slit is moved closer to the slit plane, double slit plane, जैसे जैसे हम सोर्स को डबल स्लिट के प्लेन के नजदीक लेके जाते हैं,
the fringes start overlapping on each other. The fringes start overlapping on each other. The fringes start overlapping on each other, and fringe pattern starts disappearing. ये एक्सपेरिमेंटल है. एंड फ्रिंज पैटर्न स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, यानी कि एक परफेक्ट आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट प्लेन. एक ऑप्टिमम डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, अदरवाइज आपको पैटर्न मिलता नहीं है. दिस इज एक्सपेरिमेंटल. As the source slit is moved closer to the double slit plane, the fringes start overlapping on each other and fringe pattern starts disappearing. And fringe pattern starts disappearing. बस ये लिखना है इसके अंदर आपको कि जैसे जैसे उसको हम पास लेके जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो फ्रिंजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी और करते 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 पैटर्न खत्म हो जाएगा. तो फिर क्या मिलेगा आपको? तो फिर आपको मिलेगा स्क्रीन के ऊपर एक जनरल इल्यूमिनेशन. ठीक है कि वी विल ओनली गेट अ जनरल इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन. सिर्फ हमको रोशनी दिखेगी उस स्क्रीन के ऊपर, कोई पैटर्न नजर नहीं आने वाला. कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं होगी यहाँ पर. वी विल ओनली गेट अ जनरल इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन. ऑलराइट, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 31. 32 पे चलते हैं. 32 में क्या बोल रहा है? राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट in a material medium of relative permittivity epsilon r and relative magnetic permeability mu r. ये किस चैप्टर का सवाल है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर 8. मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? यस सर. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसके अंदर हमसे मांग रहा है स्पीड ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. बहुत ही सिंपल सवाल है. आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को याद है कि नहीं है. 32 बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट. याद है किसी को ये? एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट. सो अगर हम बात करते हैं वैक्यूम की, इन वैक्यूम the speed of light is given by c is equal to 1 upon square root of epsilon naught mu naught. This is the formula for speed of light in vacuum. C is equal to 1 upon under root of epsilon naught mu naught. What is epsilon naught? Permittivity of free space. Permittivity of free space. And what is mu naught? Permeability of free space. Mu naught is permeability of free space. ये दोनों ही एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी मीडियम के, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी दोनों. परमिटिविटी बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और परमेबिलिटी बताता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में. एंड यहाँ बोल रहा है कि किसी मीडियम में जहाँ पे जो है मतलब इन एनी अदर मीडियम, लिखेंगे इन एनी अदर मीडियम. किसी और मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर द फॉर्मूला विल बी v इज इक्वल टू, ये व्हाट इज v? v इज द स्पीड ऑफ लाइट. 1 अपॉन उस मीडियम की परमिटिविटी और उस मीडियम की परमेबिलिटी. ठीक है ना? यस. तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं. क्या हम जानते हैं कि लाइट जब जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो बेंड करती है. यस सर. तो बेंड क्यों करती है? क्योंकि उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, वो इसका कारण है. यस. तो म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम. बट यहाँ पर ना तो हमको परमिटिविटी गिवन है क्वेश्चन के अंदर और ना ही हमको परमिएबिलिटी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर. दैट मीन्स हमको गिवन है उनकी रिलेटिव वैल्यूज. तो हमको बस इसको मॉडिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव. तो एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और म्यू आर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे आ जाएगा म्यू बराबर म्यू आर म्यू नॉट. इसको बस पुट करना है. तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट म्यू आर म्यू नॉट. ऐसा कुछ याद आ रहा है? चैप्टर 8 में किया था. Yes. This we have done in chapter 8 electromagnetic waves. And what more we can do here is
we can write this as 1 upon square root of epsilon naught mu naught into 1 upon square root of epsilon r mu r, and this term is nothing but c. वो लिख चुके हैं, लिखेंगे therefore v is equal to c upon under root of epsilon r mu r. This is the expression for speed of light in a medium having relative permittivity of epsilon r and relative permeability mu r. Expression for speed of light. ठीक है, Yes, sir. आप लोगों को फायदा हो रहा है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे, हल्का सा भी? Yes, sir. बाकी लोग बिल्कुल शांत हैं. हो रहा सर. ओके, बी पार्ट में क्या बोल रहा है? राइट द वेवलेंथ रेंज एंड नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर यूज्ड. ये रट्टाफिकेशन वाला सवाल है. राइट द वेवलेंथ रेंज एंड नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर यूज्ड इन रडार सिस्टम्स फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन. एयरक्राफ्ट जाता है कहीं से कहीं, तो रडार सिस्टम से कनेक्टेड रहता है वो ग्राउंड पे, एंड उसमें कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है? माइक्रोवेव्स का. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव्स, एंड सेकंड पार्ट में बोला है अर्थ सैटेलाइट्स टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स. हमारे इंडिया में जो क्रॉप्स ग्रो हो रही है उनका ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट्स लगे हुए हैं. तो सैटेलाइट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ? यूजिंग इंफ्रारेड रेडिएशन. तो आप नोट कर सकते हो उसको. दिस इज क्वेश्चन नंबर. अर्थ वाले में सर मतलब सैटेलाइट में इंफ्रारेड इंफ्रारेड रहता है वो. यस, इंफ्रारेड भी हो सकता है, माइक्रोवेव भी रहता है, लेकिन माइक्रोवेव जनरेट, हाँ माइक्रो रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं. एक्चुअली रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं. यहाँ पे तीनों हो सकते हैं. अर्थ सैटेलाइट्स टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसमें वी कैन हैव ऑल थ्री, रेडियो, माइक्रो एंड इंफ्रारेड. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है. मेरे दिमाग में अचानक से इंफ्रारेड आया, बट क्योंकि रेडियो वेव्स इज फॉर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का ही है, और सैटेलाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रेडियो ही रहता है. तो वी कैन राइट एनीथिंग. एनसीईआरटी से चेक करना पड़ेगा ऑनेस्टली एक बार कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है. तो मे बी यू गाइस कैन गो बैक एंड चेक. आई विल आल्सो चेक फ्रॉम माय साइड. बी पार्ट में लिख लेते हैं. फॉर बी पार्ट, फॉर द फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि क्या था हमारा? फॉर रडार सिस्टम्स. तो रडार सिस्टम्स में आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि वी यूज माइक्रोवेव्स, और इनका वेवलेंथ का रेंज मांगा है. वेवलेंथ का रेंज माइक्रोवेव्स का चाहिए. एंड सेकेंड पार्ट में पूछा इन्होंने कि फॉर अर्थ सैटेलाइट्स. तो अर्थ सैटेलाइट्स वी विल कीप इट ब्लैंक फॉर नाउ, बिकॉज देखना पड़ेगा एनसीईआरटी क्या क्या बोल रही है. इट कुड बी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, बट ये स्टिल थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मेरे को. एक बार चेक कर लेना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पर वेवलेंथ रेंज आएगी. ठीक है, वेवलेंथ रेंज की ना एक टेबल गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, तो वो आपको याद करके यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. माइक्रोवेव्स का याद कर सकते हैं. इट इज़ 1 मिलीमीटर टू 10 की पावर -1 मीटर, और यू कैन राइट 10 की पावर -3 मीटर टू 10 की पावर -1 मीटर, एक ही बात है. सो दिस इज फॉर माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ रेंज. ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी बड़ा वैल्यू है देखा जाए तो, क्योंकि माइक्रोवेव्स आर, याद है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो दिस इज रेडियो, माइक्रो, infrared, and then visible, and then UV, ultraviolet, then X-rays, X-rays, and then gamma rays. So this is Maxwell's rainbow. 1 2 3 4 5 6 7. This is called Maxwell's rainbow. There are 7 types of electromagnetic radiations. ठीक है, अच्छा. All right, so this is what we have here. इसका एक बार चेक कर लेना घर पे कि यहाँ पे क्या दे रखा है. All right, let's go to the next question. Question number 33 में क्या हो रहा है? The nucleus decays. न्यूक्लियस का डीके तो कट चुका है सिलेबस से. न्यूक्लियस डिकेज इनटू अल्फा पार्टिकल. दिस इज गॉन फ्रॉम द सिलेबस, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस वन. 33 इज गॉन. 34 क्या है? ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ जीनर डायोड. कट चुका है सिलेबस से, सेमीकंडक्टर्स में था, ये कट चुका है.
एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेवी डोपिंग ऑफ पीएन इनसाइड्स ऑफ जीना डायोड कर चुका है ये, तो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, आई एम श्योर जीना डायोड कर चुका है। Yes. 35 में बोल रहा है यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू अ स्फेरिकल शेल, कर चुका है ये स्फेरिकल शेल। Yes. तो ये कट चुका है। इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एक्ट्स along positive x direction in the region of positive x. It is also uniform and with the same magnitude but acts in minus x direction in the region of negative x. Okay. The value of electric field is 200 Newton per Coulomb for positive x and electric field is minus 200 for negative x. A right circular cylinder of length 20 centimeters and radius 5 centimeters at center at the origin, and its axis along the x-axis so that one face is at 10 and the other is at minus 10. Find, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सा सवाल है। ये सवाल कितने मार्क्स का रखा है? 5 नंबर का रखा है ये? नहीं, ए पार्ट कर चुका है ना, ठीक है। दिस मस्ट बी 1.5, दिस मस्ट बी 3 और 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का होगा ये। तो ये तो करना पड़ेगा हमको क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी, 200 फॉर पॉजिटिव एक्स एंड माइनस 200 फॉर नेगेटिव एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो सकती है क्या? Yes, sir. इलेक्ट्रिक अगर फील्ड वो नेगेटिव होने का मीनिंग है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, yes, sir. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, कोई इंडिकेशन नहीं लगेगा यहाँ पर। और जो हमारा सिलेंडर है उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 और उसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर, एंड उसका एक्सिस है अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक फ्लैट फेस, एक एंड कैप 10 सेंटीमीटर पर है और दूसरी एंड कैप माइनस 10 सेंटीमीटर पर है। निकालना क्या है? नेट आउटवर्ड फ्लक्स, हमें फाई ई निकालना है, और निकालना है नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, हमें क्यू आई निकालना है। बात समझ आ रही है? yes, ये sir. सवाल किस टॉपिक का है? ये सवाल गॉस लॉ का है। Gauss law. चैप्टर 1 गॉस लॉ। सो गॉस लॉ का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कर लेते हैं इसको। So this is question number 36. So we are at the second last question of this 2020 paper because several questions have got gone in the reduced syllabus. 36 में सवाल है हमारे गॉस लॉ का, एंड गॉस लॉ के अंदर this is the y-axis, this is the x-axis, and this is the cylinder that the question is talking about. Center इसका origin पे हम देख पा रहे हैं, this is center at origin 0,0, एंड बता रखा है कि इसका एक फेस x इक्वल टू 10 पर है और इसका दूसरा फेस x इक्वल टू माइनस 10 पर है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दे रखी है हमको, रेडियस r कितना है? रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सेकेंड ना, जैसे अब यहाँ पर क्योंकि ये सवाल गॉस लॉ का है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना चाहिए फॉर ऑल दी सरफेसेस। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ईयर के, दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2, दिस इज सरफेस 3। सरफेसेस की टैगिंग कर देनी चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह मार्क कर लेते हैं। सो सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखी है कि सॉरी क्या मार्क राइट करेंगे? सर, हाँ, एक्स डायरेक्शन में। सो यहाँ पर हम मार्क करेंगे कि ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई वेक्टर, सॉरी क्या हो गया ये, एक सेकेंड। सो दिस इज सरफेस 3, सॉरी, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, एंड यहाँ पर हम जानते हैं कि सरफेस 1 का एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर इज अलोंग द आउटवर्ड नार्मल, it is along the outward normal, so this is the area vector here, 0 and हाँ, तो theta is going to be 0 degrees exactly, theta is 0 degree on the surface S1। S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप दे रखी है, so this is electric field vector and this is going to be the area vector for surface 2, यानी कि यहाँ पे भी थीटा कितना है? 0 degrees, 0 डिग्री, ठीक है। एंड सरफेस S3 के लिए अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा लेते हो यहाँ पर, लेट अस से दिस इज अ स्मॉल डिफरेंशियल एरिया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स में इधर हो जाएगी, एंड एरिया होता है हमेशा परपेंडिकुलर, दिस इज 90, this is 90 degrees. 90. So we love 90 degrees when it comes to Gauss law,
or dot product Zero. because it gives us 0. So this is what we have. क्या हो रहा है यार? So this is what we have, and यहाँ पर आप जो है लगा दो, जो phi net होगा phi through S1 plus phi through S2 plus phi through S3. Phi S1 will be the dot product of electric field and area, or EA cos 0 degree is going to be EA, and phi S2 will be exactly same, so it is also going to be EA cos 0 degree. So this is also going to be EA, and phi S3 will be EA, हाँ EA cos 90 degree 0. तो phi net आ रहा है कितना? EA plus EA plus 0, यानी कि 2EA, and the value of electric field is 200 Newton per coulomb, and the value of area है हमारे सर्कल का pi r square. हमको phi net निकालना है. So this is the first part of this question. So 2 into 200 into pi is 3.14. The radius is 5 centimeters, right? Radius is 5 centimeters. So 5 by 100 into 5 by 100. So this is 100 is gone from here. So this is 4 into 25 into 3.14 upon 100. Very nice. So 25 400 gone. Answer is 3.14 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. बहुत ही सही डेटा दे रखा है सीबीएसई वालों ने इस क्वेश्चन के अंदर. बिल्कुल एफर्टलेसली हो गया ये. ठीक है, बहुत बढ़िया. एंड सेकंड पार्ट में व्हाट डिड दे आस्क? दे आस्क्ड द नेट चार्ज इनसाइड. सो यूजिंग गॉस लॉ, phi net equal to qi upon epsilon naught. Absolutely, qi upon epsilon naught. यहाँ से qi will be the multiplication of permittivity of free space and phi e net, so which is 3.14. So qi will be 8.85 10 की power minus 12. इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये याद होगा. आपको ये याद नहीं है तो आई थिंक पेपर के अंदर ऑलरेडी गिवन होगी वैल्यू कहीं ना कहीं, और ये आएगा 3.14. सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8.85 इंटू 3.14. आप कर सकते हो यहाँ से इजीली. सो कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है. आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, आप लोगों को तो वैसे ही करना पड़ेगा. सो 8.85 मल्टीप्लाइड विद 3.14, 27.78. सो दिस इज 27.789 10 to the power minus 12 coulombs, and हमें करना है साइंटिफिक नोटेशन में. तो QI will be 2.7789 10 की पावर कितना? माइनस का 11. Yes. So this is the answer of the net charge inside. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ठीक है, Okay sir. All right, thank you guys. Bye bye. Thank you sir. Good night sir. Good night. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye bye.